नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा यूपी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या बीएड जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम में, क्योंकि यहाँ से जीके जीएस के क्वेश्चन आपके बीएससी एजी एमएससी एजी में भी पूछे जाते हैं, साथ ही साथ बीएससी एजी एंट्रेंस एग्ज़ाम में के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो उसके अलावा भी एचयू अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं बीएससी एजी, वहाँ भी फिजिक्स जो है एक तरीके से पूछा जाता है। तो चलिए शार्ट में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का हम इसमें देखेंगे। तो प्रकाश वर्ष और पारसेक ये किसका मापक है? तो ये दूरी का मापक होता है। कई बार यहाँ तक कि यूपी पीसीएस के प्री एग्जाम में भी पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष से हम क्या मापते हैं। तो प्रकाश वर्ष तो जनरली सभी समझेंगे कि हम इससे प्रकाश मापते हैं अर्थात लाइट, बट प्रकाश वर्ष से हम दूरी मापते हैं। और पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, तो ये पूछा जाता है। साथ ही साथ इसमें कुछ हमारी जो भौतिक राशियां हैं, अगर हम उनको देखें तो फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट, इन दोनों से हम उनको मापते हैं। तो इसमें कुछ भौतिक राशियाँ उनको हमें देख लेना है। जैसे लंबाई है, लेंथ का जो एक एसआई यूनिट होता है वो क्या है अगर कहें हम, तो मीटर हो जाएगा। तो ये याद रखना है। अर्थात दूरी को हम किससे मापते हैं? मीटर में मापते हैं। द्रव्यमान है अर्थात मास को हम किससे मापते हैं? देखिए, यूजी के लिए तो हिंदी और पीजी के लिए इंग्लिश हो जाता है, तो इसलिए मास या द्रव्यमान एक तरीके से कहेंगे, उसको हम केजी में मापते हैं, पूछा जाता है। समय टाइम को हम सेकंड से, हम जैसे मिनट देखते हैं लेकिन उसका जो एसआई मानक होता है वो हमारा होता है सेकंड। उसके अलावा ताप अर्थात एक तरीके से ताप के लिए हम क्या कहेंगे? केल्विन होता है। और विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, उसके लिए हम एम्पियर। तो ये आपके पूछे जा सकते हैं, एम्पियर किसके लिए होगा, या समय के लिए सेकंड होता है, द्रव्यमान के लिए केजी होता है। तो ये जो मापक हैं इनको हमें याद रखना है। उसी तरीके से एसआई के पुराने मापकों के नए नाम व संकेत, जैसे पहले क्या था, ये केल्विन था ताप का, लेकिन अब एसआई में इसको हम क्या कहते हैं? एक तरीके से डिग्री सेल्सियस। तो ये एक नया डिग्री सेंटीग्रेड की जगह क्या हो गया है? डिग्री सेल्सियस। सेंटीग्रेड नहीं, हम इसको क्या कहते हैं? सेल्सियस कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी राशियाँ होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक तो स्केलर क्वांटिटी अर्थात अदिश राशि, और वेक्टर कहेंगे क्वांटिटी अर्थात सदिश राशि। तो सदिश और अदिश राशियाँ ये दोनों महत्वपूर्ण हो जाती हैं, पूछी जाती हैं कि कौन सी राशि सदिश होती है, कौन सी राशि अदिश होती है। तो द्रव्यमान अर्थात जिसमें मास पाया जाए, वर्क कार्य, टाइम, एनर्जी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, तो ये सभी क्या है? स्केलर क्वांटिटी अर्थात अदिश राशि हैं। कई बार ये पूछा जाता है। और उसके अलावा वेक्टर या सदिश राशियाँ, तो जैसे वेग हो गया, बल, त्वरण, तो ये सभी जो हो जाती हैं क्या है? हमारी वेक्टर अर्थात सदिश राशियाँ होती हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक तरीके से पूछा जा सकता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि हम चाल अर्थात स्पीड तो कैसे निकालेंगे, तो स्पीड या चाल निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। कहने का मतलब, अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर हमें जौनपुर जनपद से, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद से अयोध्या जाना है, तो उसके बीच की दूरी 90 किमी है, और जो डिस्टेंस दूरी है 90 किमी है, और टाइम जो हमें लग रहा है वो कहेंगे कि एक तरीके से 60 मिनट। तो ये आपका एक तरीके से, तो ये आपका 1.3 अर्थात 1 मिनट में हम कहेंगे कि इस तरीके से हम निकाल लेते हैं स्पीड क्या है। 1 घंटे में 90 किमी, इसका मीन्स 1 घंटे की जो स्पीड है वो 90 किमी प्रति आवर्स हो जाएगी। तो इस तरीके से स्पीड तो पूछा जा सकता है, बस थोड़ा सा स्पीड, क्योंकि ये बीएससी एजी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो जाएगा। उसके बाद जब बात आती है न्यूटन के लॉ, देखिए फिजिक्स में बड़ा ही महत्वपूर्ण है और न्यूटन के लॉ से पूछा जाता है। तो न्यूटन लॉ, इनकी जो बुक थी प्रिंसिपिया, ये किस बुक में? प्रिंसिपिया। तो ये पूछा जा सकता है 1687 अर्थात 1687 में। तो ये न्यूटन के जो लॉ हैं वो कितने हैं, ये पूछा जा सकता है। तो न्यूटन के एक तरीके से 3 लॉ हैं न्यूटन का। एक तरीके से प्रथम गति का नियम अर्थात लॉ ऑफ मोशन, ये पूछा जाता है। एक को हम कहते हैं लॉ ऑफ मोशन। तो प्रथम लॉ जो है वो लॉ ऑफ मोशन है। द्वितीय जो लॉ है कहेंगे कि लॉ ऑफ
अर्थात दूसरा जो न्यूटन का सेकंड लॉ मोशन, अर्थात ये गति के ही नियम हैं। लेकिन न्यूटन फर्स्ट लॉ, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं, गैलीलियो के नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं, अर्थात जो वस्तु जहाँ भी रहती है वो उसी अवस्था में रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल या दबाव नहीं लगाया जाए बाहर से। अर्थात कोई गेंद है अगर इस ज़मीन पे पड़ी हुई तो वो पड़ी रहेगी जब तक हम उसको पैर, हाथ या अदर से एक तरीके से बल न करें। तो ये लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ है, जड़त्व का नियम। दूसरा जो है कहेंगे कि जो एक तरीके से लॉ है, तो ये यहाँ से हमारा दूसरे लॉ से क्या होती है, जो बल होता है एक तरीके से फोर्स, तो फोर्स की एक तरीके से उत्पत्ति होती है। और तीसरा जो न्यूटन का तीसरा लॉ है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, न्यूटन के थर्ड लॉ। 3 लॉ है, पहला एक क्वेश्चन, और फर्स्ट लॉ जिसे हम जड़त्व का नियम बोलते हैं ये पूछा जाता है। और थर्ड जो लॉ है, जैसे बंदूक से गोली निकलती है, अर्थात क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, अर्थात गोली जब निकलती है बंदूक से तो गोली आगे जाती है लेकिन पीछे धक्का देती है। उसी तरीके से रॉकेट जब ऊपर जाता है तो नीचे की तरफ एक तरीके से प्रेशर देता है। तो ये थर्ड लॉ हो जाता है। रॉकेट उड़ाना या नाव के किनारे जब कूदने पर नाव के पीछे की ओर हट जाती है, अर्थात नाव जब किनारे आए और कोई कूदता है आगे की तरफ तो नाव पीछे की तरफ जाती है। तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ हैं। तो ये पूछे जाते हैं, आपको याद रखने हैं न्यूटन के कितने लॉ हैं, जड़त्व का नियम किसे कहते हैं, फोर्स की जो एक तरीके से उत्पत्ति होती है वो हमारा एक तरीके से सेकंड लॉ से होती है। तो ये सभी उसके बाद एक हॉर्स पावर, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है एक हॉर्स पावर कितना होता है, तो 746 वाट। तो याद रखना है 1 हॉर्स पावर एंड 1 वाट पर हावर्स मीन्स 3600 जूल। तो ये 2 बड़े महत्वपूर्ण है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक तरीके से पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम कार्य के देखें, वर्क का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। उसी तरीके से एनर्जी, तो उसका भी मात्रक एक तरीके से तो ये कार्य जो होता है वर्क एक अदिश राशि, मैंने पहले ही बता दिया। अब कुछ उपकरणों की बात है, ये 100% आपको याद रखना है, ये उपकरण आपको पूछे जा सकते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसे आपका डायनमो है, डायनमो, तो डायनमो क्या होता है, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको किस विद्युत ऊर्जा में, तो ये पूछा जाता है कि इसमें क्या कन्वर्ट करता है। तो जो डायनमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मोमबत्ती क्या है, मोमबत्ती एक तरीके से जो हमारी रासायनिक ऊर्जा है उसको प्रकाश, क्योंकि उसके जलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। उसी तरीके से माइक्रोफोन है, जो माइक्रोफोन हम यूज करते हैं वो ध्वनि ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, अर्थात ध्वनि ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में माइक्रोफोन जो लेके एक तरीके से माइक जिसको हम लेके सामने बोलते हैं तो वो माइक्रोफोन। और जो लाउड स्पीकर होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी अर्थात जो विद्युत ऊर्जा माइक्रोफोन द्वारा कन्वर्ट की गई उसको अब ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, तो लाउड स्पीकर काम करता है। तो ये सभी पूछे जाते हैं। सोलर सेल जो होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। लाइट ट्यूब जो होती है एक तरीके से विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत मोटर क्या है, इलेक्ट्रिक अर्थात विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो ये सभी याद रखने हैं, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है। ऊर्जा के रूपांतरित डायनमो, मोमबत्ती, इस तरीके से ये आप नोट कर लीजिएगा सभी। तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद पावर का अर्थात एक तरीके से हम अगर देखें तो वाट हो जाता है, और 1 वाट पर सेकंड बराबर 1 जूल। तो ये सभी चीज़ें तो हमने ऑलरेडी देख ली हैं। उसके अलावा अब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण अर्थात गुरुत्वाकर्षण का नियम तो किसने दिया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो वो न्यूटन ने दिया था।